पढ़ो, लिखा है दीवारों पर मेहनत कस का नारा। पढ़ो, लिखा है दीवारों पर मेहनत कस का नारा। पढ़ो, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो, अगर अंदर विश्वास से पाना है छुटकारा। पढ़ो, किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। नमस्ते दोस्तों, आज बीएड फर्स्ट ईयर के इंडिया एंड एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत में वैदिक काल का परिचय। भारत में वैदिक काल के दौरान परिवेश की प्रणाली। भारत में वैदिक काल के दौरान शिक्षा के उद्देश्य। भारत में वैदिक काल और पाठ्यक्रम। भारत में वैदिक काल और शिक्षण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भारत में वैदिक काल का परिचय। प्राचीन भारत की हजारों वर्ष से चली आ रही अपनी विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता थी। अतीत के महान संतों ने प्राचीन विरासत को आकार देने और ढालने में निर्णायक भूमिका निभाई है। प्राचीन भारतीय शिक्षा वेदों से उत्पन्न हुई। वेद एक प्रबुद्ध संस्कृति की सर्वोत्तम अभिव्यक्त है और उन्होंने अपने भीतर हिंदू विचार और प्रथाओं के बीच और सूत्रों समाहित किए हैं। अगर मैं वेद का आपको अर्थ बताऊं तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान या जानना किसी चीज को। तो वेद ने वह नींव की है जिस पर सदियों से संपूर्ण हिंदू संस्कृति और सभ्यता का निर्माण होता आ रहा है। वेद का अर्थ है ज्ञान। इस काल में शिक्षा दो प्रकार के ज्ञान से विभाजित थी, लैंगिक तथा पारलौकिक। यह संसारिक शिक्षा सामाजिक पहलू से संबंधित थी, जबकि दूसरी संसारिक शिक्षा से मोह प्राप्त करने के लिए बौद्धिक प्रयासों से संबंधित थी। हालांकि उत्तराधर पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि शिक्षा को जीवन बंधन से मुक्त होने का साधन माना जाता था। अगर बात करूं मैं भारत के वैदिक काल के दौरान प्रवेश की प्रणाली कि भारत में वैदिक काल से किस प्रकार से आई थी, तो जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल भिन्न थी। भिन्न मतलब होता है अलग थी। वैदिक शिक्षा में विद्यार्थी जीवन की शुरुआत अपने अंश से होती है, जब विद्यार्थी अपने चुने हुए शिक्षक जिन्हें आचार्य कहा जाता है के पास जाता है थे। मतलब क्या होता था पहले, अब हम क्या करते हैं, मतलब सर बोलते हैं या गुरुजी बोलते हैं। पहले क्या बोला जाता था, आचार्य जो जो गुरु शिक्षा देता था ना उसको आचार्य बोला जाता था। आचार्य क्या होता है, जिसका आचरण क्या होता है, अच्छा होता है। तो शिक्षा के स्थान को गुरुकुल कहा जाता है। जैसे आजकल हम यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जाते हैं तो पहले वैदिक काल के समय पे पढ़ने जाते थे तो उसको गुरुकुल कहा जाता था। यह समारोह 3 दिनों तक किया गया। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षक दविज या 2 बार जन्मे व्यक्ति के रूप में उभरता है। यह उपनयन संस्कार उसके मन और आत्मा को उजागर करता है। इस समारोह के बाद शिक्षा को ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से एक नया और परिवर्तन व्यक्ति था, जहाँ से उसने अपना छात्र जीवन शुरू किया था। गुरुकुल में जाकर शिक्षा क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे वह अपने अंदर आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से मतलब बाहर वाले रूप से क्या हो जाते हैं, अलग चेंज हो जाता है उसके अंदर, उनके अंदर। शिक्षा पर लगभग ब्राह्मणों का एकाधिकार था। पहले समय में लोग मानते थे कि ब्राह्मण मतलब ज़्यादा पढ़ाते थे, तो शिक्षा का जो अधिकार था वो केवल ब्राह्मण लोगों के पास ही था। जैसे जैसे समय बीतता गया अन्य दो जातियां क्षत्रिय और वैश्य भी शिक्षा प्राप्त करने की हकदार हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर शुद्ध को पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से वंचित कर दिया गया था। वैदिक काल में शिक्षा या गुरु का घर शिक्षा का केंद्र था, जो कृत्रिम रूप से गठित न होकर प्राकृतिक परिवेश में चित्रित होता था। यह एकांत और मौन में कार्य कर रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार की आयु सीमा क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष थी। पहले क्या होता था, मतलब ब्राह्मण लोगों के पास शिक्षा का अधिकार था। उसके बाद धीरे धीरे क्षत्रिय के पास भी आ गया और वैश्य के पास भी आ गया। तो अब हम बात करेंगे भारत वैदिक काल के दौरान शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, तो उनके बारे में एक चर्चा करेंगे। तो मैंने 7 उद्देश्य बताए इसके अंदर। तो सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य सर्वोच्च का एहसास कराना था, सर्वोच्च चेतना ब्राह्मण को प्राप्त करना था। मतलब अपने आप को ना सर्वश्रेष्ठ दिखाना था, एक प्रकार से सर्वोच्च किस प्रकार से हम ऊंचाई तक चीजों को छू सकते हैं। दूसरी बात थी धर्म प्राणता और धार्मिकता की भावना पैदा करना, शिक्षा का उद्देश्य था। मतलब धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, यह क्या था, शिक्षा का उद्देश्य था। अगर मैं तीसरे उद्देश्य की बात करूं, प्राचीन संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य था। मतलब जो संस्कृति थी, जो पुरानी संस्कृति थी, उसके ऊपर ही चलना क्या था, शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था। अगर मैं फोर्थ बात करूं, वैदिक काल में इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक और नैतिकता शक्तियों को उजागर करना था। मतलब उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट को जागरूक करना था। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, शिक्षा का उद्देश्य छात्र के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यक्ति की पूर्णता था। मतलब बच्चे का मतलब फिजिकल रूप से अच्छे से विकास हो, मेंटल रूप से अच्छे से विकास हो, ये क्या था, उद्देश्य था। अच्छे नैतिक चरित्र का निर्माण वैदिक शिक्षा का एक उद्देश्य था। मतलब कि अच्छी शिक्षा देना, एक अच्छे मोरल विचार लेके आना, ये भी क्या था, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। अगर मैं 7वें उद्देश्य की बात करूं तो वैदिक काल में सामाजिक और नागरिक कर्तव्य का पालन एक उद्देश्य था, जो बेहतर भावी जीवन के लिए आवश्यक था। तो ये 7 क्या थे, वैदिक काल के उद्देश्य थे। अब हम बात करेंगे भारत में वैदिक काल और पाठ्यक्रम विज्ञापन। मतलब भारत में पाठ्यक्रम किस प्रकार से लागू है और इसके विज्ञापन किस प्रकार से। वैदिक काल के दौरान पाठ्यक्रमों में वेदों और वैदिक साहित्य के अध्ययन, आध्यात्मिकता और नैतिक पाठों को बोलबाला था। शिक्षा के अन्य विषय दर्शन, व्याकरण, भाषा, साहित्य, ज्योतिष और तर्क थे। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। छात्रों को घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती, शिकार, कूद, नृत्य आदि सीखना पड़ता था। कुछ पेशावर और तकनीकी विषय जैसे आयुर्वेद,
वह विद्या, शिक्षा और सर्जरी, आयुर्वेद मतलब शिक्षा लगा लो, खगोल विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र आदि के पाठ्यक्रम में उचित महत्व दिया गया था। ये थी अपनी भारत में वैदिक काल और पाठ्यक्रम के विज्ञापन। अगर मैं बात करूँ भारत में वैदिक काल काल और शिक्षण के तरीके, मतलब किस प्रकार से वैदिक काल को पढ़ाया जाए, तो सबसे पहले था वैदिक प्रणाली के अनुसार सीखने के मुख्यतः 3 चरण होते थे। पहला श्रवण मतलब सुनना, पहले कदम पर अर्थ शिक्षक द्वारा बोले गए पाठ को सुनना है। शिक्षक इस पद्धति से ज्ञान को संरक्षित किया जाता था और जाने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। दूसरा चरण मानना था, अर्थात शिक्षक को जो दिया गया है उसे आत्मसात करना या आत्मसात कराना, मतलब सुनना। एक प्रकार से पहले तो बोल के बताया जाता था, उसके बाद उनसे मतलब उस चीज का एहसास कराना, मतलब याद करवाना था। यह विषय पर विचार विमर्श और चिंतन की एक प्रक्रिया है। तीसरा चरण था ध्यान देना, जिसके द्वारा सत्य का एहसास और प्राप्ति होती है। इसे सर्वोच्च वास्तविकता की प्राप्ति के लिए अपरिहार्य माना जाता था। शिक्षण की प्राचीन प्रणाली श्रवण सुनना थी, धारणा सीखने प्रत्यक्ष विधि थी, व्याख्यान, संवाद, वाद विवाद, विचार विमर्श, प्रश्नोत्तर, दर्शनीय सतलों का भ्रमण आदि को शिक्षण की विधि के रूप में अपनाया गया था। कुल मिलाकर ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए सहज और अनुभवजन दोनों तरीकों को यौगिक व वैज्ञानिक तरीके से अपनाया गया। ये अपनी थी सारी वैदिक काल की बातें। अगर मैं बात करूँ इसका जो वैदिक शिक्षा थी, इसके ऊपर इनका निष्कर्ष क्या निकला अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैदिक शिक्षा अधिकतर आध्यात्मिक, उदार और चिंतनशील होने के कारण उन सभी के लिए वास्तव में रुचि रखते थे, सक्षम और समर्पित थे और उच्च सत्य और सर्वोच्च ज्ञान की खोज में थे। शिक्षा निःशुल्क थी और छात्र वैदिक शिक्षा प्रणाली में एक अनुकरणीय जीवन जीते थे। शिक्षक सिखाया रिश्ता बहुत सौहार्दपूर्ण था और वैदिक काल में पिता पुत्र के रिश्ते की तरह था। शिक्षा जाति, पंथ, रंग या धर्म के आधारित नहीं थी। ये सारी अपनी वैदिक शिक्षा के बारे में बातें थी। अब हम बातें करेंगे मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ मुगलकालीन या मध्यकालीन शिक्षा के बारे में, तो मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता था। मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल राज्य की समाप्ति तक अर्थात 12वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी तक भारत में मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा। ये सब जानते ही हैं। 1192 में त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम भारत की स्थापना की। मुस्लिम शासक अपने साथ एक नवीनतम संस्कृति, धर्म तथा आदर्श लाए तथा अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने स्वयं की मुस्लिम धर्म तथा इस्लामिक ज्ञान एवं संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। गुलाम खिलजी, तुगलक, शहदत तथा लोधी वंश के बाद मुगल शासकों ने यहाँ पर अनेक शिक्षा संस्थाएं खोली। मुस्लिम आक्रमणों तथा कालांतर में मुस्लिम राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीपों के जनजीवन में अनेक दूरगामी परिवर्तन हुए। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन इस प्रभाव में अछूती नहीं थी। वैदिक श्लोकों तथा बुद्ध साहित्य के साथ साथ कुरान की आयतों का भी पाठ होने लगा। यद्यपि मुस्लिम शासन के दौरान शिक्षा व्यवस्था हेतु न तो कोई औपचारिक नियमित तथा न ही कोई व्यवस्थित शिक्षा योजना थी, परंतु अधिकांश मुस्लिम शासकों ने इस्लामी शिक्षा के प्रति पर्याप्त रुचि दिखाई। प्राय सभी मुस्लिम शासक शिक्षित थे तथा सभी के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व न स्वीकारने के बावजूद भी लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की तथा शिक्षा को पर दिया। किंतु यह कहना भी सत्य होगा कि इस काल में जन साधारण के शिक्षा अपेक्षित थे। देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था अर्थात इस्लामी शिक्षा की धारा प्रभावित होने लगी थी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम शासकों ने हिंदू शिक्षा केंद्रों को खुलकर लूटा, पुस्तकालयों को जलाया तथा हिंदू विद्वानों को निरुत्साहित एवं दंडित किया तथा मार डाला। इसके फलस्वरूप मध्यकालीन भारत में प्राचीन संस्कृत शिक्षा लगभग मठप्राय हो गई। यहाँ पर यह तथ्य भी संस्मरणीय है कि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों प्रकार की शिक्षा को संरक्षण देने वाले मुस्लिम शासक बहुत बाद सिंहासनारूढ़ हुए थे तथा इसके शासन अत्यंत कम थे। अगर मैं बात करूँ मुगलकालीन या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, उनके उद्देश्य क्या थे, तो बात करें सबसे पहले था इस्लाम धर्म का प्रसार। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है भारतीयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार में शिक्षा का सहारा लिया गया था। तो सेकंड बात करूँ मैं, पहला था इस्लाम धर्म का प्रसार। दूसरी बात करूँ मैं इस्लामी संस्कृति का प्रचार। मुस्लिम कालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों, परंपराओं, सिद्धांतों तथा कानूनों को भारतीय में फैलाना था। भारतवर्ष में मुस्लिम शासन के समय अनेक हिंदुओं ने विभिन्न कारणों से वशीभूत होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इन नवदीक्षित मुसलमानों को शिक्षा के द्वारा मुस्लिम संस्कृति में प्रचलित कराना अत्यंत आवश्यक था। अगर मैं तीसरे उद्देश्य की बात करूँ, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती है, इसलिए मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना था कि मुस्लिम लोगों तक ज्ञान पहुंचाना किस प्रकार से। और अगर मैं फोर्थ उद्देश्य की बात करूँ, तो फोर्थ उद्देश्य का मतलब था मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना। मतलब मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन भी माना। लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के द्वारा अपने शासन को
हड़बड़ डालने का प्रयास किया, क्योंकि मुसलमान शासकों ने शासक व्यवस्था में मुस्लिम संस्कृति की अधिक स्थान दिया। इसलिए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुस्लिम संस्कृति में निपुण जन जननीतियों की आवश्यकता भी थी। इसके अतिरिक्त वह ऐसे नागरिक तैयार करना चाहते थे जो मुस्लिम शासन का विरोध न कर सके। अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। मुसलमान सांस्कृतिक वैभव तथा ऐश्वर्य के अधिक महत्व देते थे। मुस्लिम संस्कृति में परलोक पर विश्वास नहीं किया जाता था, अतः शिक्षा को आध्यात्मिक विकास का साधन न मानकर भावी जीवन की तैयारी माना जाता है। संभवतः इसी कारण से मुस्लिम काल में शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार करना था कि वे अपनी भावी जीवन को सफल बना सके तथा सांसारिक उन्नति कर सके। चरित्र का निर्माण। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर अतिशय बल दिया था। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता हस्तगत कर सकता है। अतः मकतबों और मदरसों में छात्रों से अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता था। अगर मैं सेवंत उद्देश्य की बात करूं तो धार्मिकता का समावेश। धर्म की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य था। यही कारण था कि मकतबों और मदरसों को साधारणतः मस्जिदों की संबंध कर दिया था, जहाँ प्रतिदिन सामूहिक समाज एवं सामान्य बातों को मकतबों और मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण द्वारा धार्मिकता का समावेश किया जाता था। साथ ही उनके जीवन में धर्म का महत्व एक गौरव से प्रभावित कराया जाता था। अगर मैं बात करूं कि मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या थी? सबसे पहले थी बिस्मिल्लाह रस्म। मुसलमानों की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से के बाद प्रारंभ होती थी। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु का होता था, तब उसे किसी मुल्ला अथवा मौलवी के स्थान ले जाया जाता था। बालक संबंधियों के सामने कुरान की कुछ आयतों का पाठ करके अथवा बिस्मिल्लाह का उच्चारण कर अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था। धनी तथा संपन्न व्यक्ति मौलवी साहब को अपने घर ही बुलाकर बालकों को बिस्मिल्लाह रस्म अदा करा देते थे। तो उनकी विशेषता क्या थी? इसकी सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा? बिस्मिल्लाह रस्म कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद शिक्षा समस्याएं। मुस्लिम शासक के समय शिक्षा मकतब तथा मदरसों में दी जाती थी। सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को मकतब भेजा जाता था। यहाँ प्रवेश से पहले बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा की जाती थी। मकतब शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है। इसका अर्थ है लिखना। यह अक्सर ज्ञान, पैगंबरों के संदेश, उच्चारण, धार्मिक ग्रंथों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी तथा पत्र व्यवहार, यूसुफ जुलेखा, गुलिस्ता, वोस्ता, अर्चिन विशी, सिकंदरनामा, धार्मिक कविताएं, लैला मजनू, फारसी व्याकरण तथा वाचित के ढंग की भी शिक्षा दी जाती थी। मकतबों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र मदरसों में प्रवेश लेते थे। यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मकतबों की तरह यह भी मस्जिदों में संबंध होते थे। इनके विद्वान उस्तादों द्वारा भौतिक एवं धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अकबर के शासनकाल में मद्रासों से गणित, कानून, कृषि, अर्थव्यवस्था, इतिहास एवं ज्योतिषी, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजतंत्र, व्याकरण, यूनानी चिकित्सा, अरबी साहित्य तथा गृह शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। सभी मदरसों में सभी विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। प्रत्येक मदरसा कुछ विशेष विषय के लिए प्रसिद्ध था। कुछ मदरसों के साथ छात्रावास भी संलग्न थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। अगर मैं बात करूँ थर्ड विशेषता थी शिक्षण विधि। मुस्लिम कालीन शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी तथा पाठ्य वस्तु को कंटेस्ट करने पर बल दिया जाता था। शिक्षक भाषण विधि का प्रयोग करते थे। वे न केवल छात्रों को तो व्यक्तिगत कठिनाई दूर करते थे, वरन उन्हें स्वाध्याय हेतु भी प्रेरित करते थे। मॉनिटर प्रणाली इस काल में भी प्रचलित रहती। इसके उच्च कक्षाओं के छात्र निम्न कक्षाओं के छात्र को पढ़ाते थे। मदरसों में ग्रंथों को देखकर तथा उनकी विवेचना करने की व्यवस्था थी। शिक्षा पारसी भाषा के माध्यम से दी जाती थी तथा शास्त्रीय एवं वाद विवाद भी होते थे। उसके बाद अगर फोर्थ विशेषता की बात करूं, गुरु शिष्य संबंध। मुस्लिम काल में प्राचीन काल के समय अध्यापक तथा छात्रों में संबंध बड़े घनिष्ठ होते थे। शिक्षकों को समाज में सामान्य स्थान दिया जाता था, सामान्य नहीं स्थान दिया जाता था। यद्यपि शिक्षकों को अत्यंत अलग वेतन मिलता था, फिर भी उन्हें सभी स्थानों पर बड़ा आदर मिलता था। अध्यापक छात्रों में सत्यता पाकर पूजनीय बन जाता था तथा छात्र गुरु के आदेशों का पालन करके अनुशासित, विनम्र तथा सहनशील बन जाते थे। मदरसों के साथ छात्रावास होने अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क में आते थे। इस संपर्क में आने के कारण छात्र अपने उत्तरदायित्वों का पालन बड़े मनोयोग से करते थे तथा शिक्षक अपनी योग्यता एवं आदर्श व्यवहार से छात्रों को अमिट छाप छोड़ता था। परंतु मुस्लिम काल के अंतिम वर्षों में अध्यापक छात्र संबंधों की घनिष्ठता तथा गुरु भक्ति के आदर्श
होने लगे थे तथा छात्र अनुशासनहीनता दृष्टिकोण होने लगी थी। औरंगजेब ने भरे दरबार में अपने अध्यापक शाह सालेह का अपमान किया था। दंड तथा पुरस्कार। इस काल में छात्र अत्यधिक अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। दैनिक पाठ तैयार न होने, झूठ बोलने, अनैतिक आचरण करने अथवा अनुशासन भंग करने पर शिक्षक शारीरिक दंड देते थे। इस दंड के बारे में कोई निश्चित नियम ही नहीं थे, परंतु शिक्षक बेते, कोड़े, लात, गुस्सा, थप्पड़ आदि मार के मुर्गा बनाने, खड़ा करने जैसे दंड दिया करते थे। इस काल में चित्रवान तथा योग्य छात्रों को शिक्षा रांझा एवं उदार धनी लोग परिष्कृत भी करते थे। योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा पाने के बाद राज्य के विभागों में उच्च पदों में नियुक्त किया जाता था। स्त्री शिक्षा। मुस्लिम शासक के समय महिलाओं में पट्टा प्रथा का प्रचलन होने का नारी शिक्षा का विकार बहुत कम था। कम आयु की बालिकाओं तो मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, परंतु उच्च शिक्षा के लिए उन्हें घर पर ही व्यवस्था करनी होती थी। इसलिए उच्च शिक्षा केवल शाही तथा अमीर घरानों को ही सीमित थी। मुस्लिम काल में नारी शिक्षा परिवार के व्यक्तिगत उद्यम तथा आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती थी। इसलिए कुछ परिवारों की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने में सफल सिद्ध ही हो सकी, परंतु परंतु मुस्लिम काल में नारी शिक्षा की अपेक्षा थी। व्यावसायिक शिक्षा। मुस्लिम शासकों ने ललित कला, हस्तकला तथा वास्तुकला जैसी व्यावसायिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी मलमल, हाथी दाल तथा पच्चीकारी आदि कला कौशल संबंधित कार्य अत्यंत उच्च कोटि के किए जाते थे। यद्यपि इन कलाओं की शिक्षा देने के लिए कोई औपचारिक संस्थाएं नहीं थी, परंतु कलाओं में दक्ष कारीगरों के साथ काम करके छात्रगण इन कलाओं का परीक्षण प्राप्त करते थे। मुस्लिम शासकों को अपने शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध लड़ने पड़ते थे, इसलिए इस काल में सैनिक शिक्षा का भी पर्याप्त विकास हुआ। निपुण योद्धाओं के द्वारा घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध संचालक एवं अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण किया जाता था। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी। तो इसी से मतलब 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की। अब हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम, मतलब 1813, चार्टर एक्ट 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु तो प्रारंभ में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, लेकिन भारत में बढ़ते साम्राज्य तथा राजनीतिक शक्ति के कारण उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई जो कि प्रशासन और व्यापार के कार्यों में उनकी सहायता कर सके। इसलिए वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत की शिक्षा विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा निर्धारित सीमा हेतु अनुदान के विषय पर कंपनी प्रशासन में मतभेद उत्पन्न हुआ कि भारत में शिक्षा का प्रारूप तथा माध्यम कैसा हो। इसमें मतभेद में 2 पक्ष थे। क्या हुआ कि पहले तो मतलब अंग्रेज क्या करते थे, राज करते थे उस समय, तो उस समय इतना शिक्षा का मतलब ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर उनको क्या पड़ी, थोड़ी आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में भी थोड़ा इस प्रकार शिक्षा के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का क्या किया संविधान। इसके लिए इस मतभेद में 2 पक्ष बनाए गए। पहला पक्ष था अपना, एक पक्ष प्राच्यवादियों ओरिएंटलिस्ट का था, जो मानते थे कि भारत में पारंपरिक शिक्षा विज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए एवं शिक्षा के माध्यम से स्थानीय भाषा होनी चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष था पाश्चात्यवादियों एंग्लिसिस्ट का था, जो मानता था कि शिक्षा व्यवहारिक तथा उपयोगी होनी चाहिए और शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। प्राच्यवादियों में विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसले, चार्ल्स विलिंग्स आदि शामिल थे। जबकि पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन में टीबी मैकाले, जेम्स मिल, जॉर्ज ग्रांट, विल्बरफोर्स आदि शामिल थे। जेम्स मिल उपयोगितावादी विचारक था तथा उसका मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय जनता को खुश करने का उनकी भावनाओं में ध्यान रखकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि शिक्षा के माध्यम में उनके उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, जिसके पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल हो। टीबी मैकाले प्राच्य शिक्षा का घोर विरोधी था और प्राच्य शिक्षा के बारे में इसका कथन था कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय का केवल एक सेल्फ ही भारत और अरब के समुच्चय साहित्य के बराबर है। अब बात करेंगे हम एडम्स रिपोर्ट्स के बारे में। शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया। एडम ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निम्नलिखित थे। सबसे पहला, 1830 के दशक में तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने बिहार तथा बंगाल की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में अध्यापन हेतु एक ईसाई
प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम्स को नियुक्त किया। एडम ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निष्कर्ष निम्नलिखित थे। ब्रिटिश अधीनता से पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से गुरु शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। आधुनिक विद्यालयों के विपरीत उस समय छोटी छोटी पाठशालाएं होती थी जहां स्थानीय शिक्षा एवं गुरु द्वारा बच्चों को संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक गणित, महाजनी खाता आदि के बारे में पढ़ाया जाता था। एडम से 3 रिपोर्ट तैयार की। पहली रिपोर्ट यही थी। अगर बात करूँ मैं सेकंड की, तो ये पाठशाला प्राय किसी मंदिर, दुकान, किसी शिक्षक के घर, किसी वृक्ष के नीचे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चलती थी। पाठशालाओं में कुल 10-20 विद्यार्थी होते थे और फसलों की कटाई के मौसम पे पाठशालाएं बंद रहती थी, छुट्टियां रहती थी, ताकि बच्चे अपने घर में कामों में मदद कर सकें। शिक्षक या गुरु की फीस निर्धारित नहीं थी। गरीब बच्चों से कम तथा आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों से अधिक फीस ली जाती थी। उस समय अलग अलग कक्षाएं नहीं होती थी, बल्कि सभी छात्रों को एक ही स्थान साथ साथ बैठते थे और विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षक अलग अलग पढ़ाते थे। अगर मैं बात करूं अपनी मेकाले का समरण पत्र, मेकाले मीन्स, तो मेकाले ने जो समरण पत्र दिया था उसमें क्या था, लॉर्ड मेकाले वर्ष 1834 में भारत आया था तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकाली परिषद की विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। इसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर की गई थी, जिसका कार्य प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी विवाद का मध्यस्थता करना था। वर्ष 1835 में लॉर्ड मेकाले ने अपना प्रसिद्ध संस्मरण पत्र मीन्स गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पर पारित किया। मेकाले के संस्मरण पत्र के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। इसके तहत पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सरकार के सीमित संस्थानों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेजी के अध्ययन हेतु किया जाए। सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाए। मेकाले ने इसके तहत अधोगामी निष्पदन का सिद्धांत, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से वास्तविक हो, लेकिन विचार और नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार द्वारा आम जनता के माध्यम में कड़ी का कार्य कर सके और इनके माध्यम से उनके भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो अब हम बात करेंगे वुड स्पेस 1854। तो चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के अध्यक्ष थे। भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु उन्होंने विस्तृत योजना तैयार की। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन सामान्य तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। इसके माध्यम से अधोगामी निष्पदन के सिद्धांत का विरोध किया गया। इसने देश के विद्यमान शिक्षा पद्धति के स्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम से क्षेत्रीय भाषा को माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर भाषा तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी का माध्यम बनाया। इसने पहली बार महिला शिक्षा हेतु प्रयास किया। इसके द्वारा व्यवसाय शिक्षा तथा शिक्षकों के परीक्षण हेतु प्रावधान की गई। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। इसके तहत निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान ग्रांट इन एड्स का प्रावधान भी किया गया। इसके तहत भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना का निर्देश दिया गया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप देश के तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास तथा बॉम्बे में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यही अपनी वुड स्पेस के बारे में थी। अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड यूनिट के बारे में, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महत्व व चुनौतियाँ। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले इस शब्द तक भारत में शिक्षा का पर यह पहली नीति कोठारी आयोग 1964-1966 1964 to 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया गया। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस किया गया। नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। भारतीय सतह पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया, मतलब 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस नीति का उद्देश्य है असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप में भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष तौर दिया गया, मतलब SC/ST के ऊपर मतलब विशेष ध्यान दिया गया। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया।
इस नीति को मतलब और भी बढ़िया तरीके से करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ब्लैक बोर्ड। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जर्मनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का ऐलान किया गया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन 1992। राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीक कार्यों में प्रवेश लिए आखिर भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स AIEEE तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा SLEEE निर्धारित की। इसलिए प्रवेश परीक्षाओं की भैलता के कारण छात्रों को उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने के लिए समस्याओं को हल किया। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौजूद शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्वीकरण स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्वीकरण मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। तो ये सारे संशोधन थे 1992 में, जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें संशोधन किए गए थे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू वेरी वेल, ऑल द बेस्ट।